नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई के साथ। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने भी कुछ दिन पहले ही होली का त्यौहार बहुत खुशियों से मनाया और उस खुशियों में हम लखनऊ वालों के लिए एक बहुत खुशी और जुड़ चुकी थी और वो थी, आप सब लोग जानते होंगे, हमारे लखनऊ के डॉक्टर रस्तोगी जी, जो साइंटिस्ट ही नहीं, जिन्होंने अपने अभिनय से रंगमंच में, फिल्मों में एक विशेष पहचान छोड़ी है और हमारे लखनऊ का नाम पूरे देश में फैलाया है। तो उस खुशी को मनाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में डॉक्टर रस्तोगी और उनकी अर्धांगिनी हमारी सुधा भाभी, दोनों लोग यहाँ उपस्थित हैं और इस विशेष मौके पर हम उनका अभिनंदन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि एक ऐसा सम्मान जो भारतवर्ष का, हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है, वो हमारे ही बीच में किसी को मिला है और ऐसे ही नहीं मिला है। उसमें उनकी एक बहुत लंबी यात्रा रही है, उनका बहुत योगदान रहा है और बहुत महत्वपूर्ण काम किए उन्होंने, जो हम सबके सामने हैं। जैसे ही उनको इस पद्मश्री अवार्ड की घोषणा हुई तो मुझे याद है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है क्लब का, उसमें एक नहीं अनेक लोगों ने यही अपील करी कि चूंकि हम सबके लिए गौरव की बात है, हमारा क्लब ऑफ लखनऊ का प्रतिनिधित्व करता है, तो हमको डॉक्टर रस्तोगी को बुला के उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी यात्रा के बारे में सुनना चाहिए। तो अपने जो हमारे सदस्य, हमारे अपने परिवार के लोग हैं, और चूंकि मेरा तो बहुत ही व्यक्तिगत संपर्क है डॉक्टर रस्तोगी से, सालों का रंगमंच के माध्यम से मुलाकात हुई और आज वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। उनका सानिध्य मुझे हमेशा मिलता रहा है, चाहे उनके नाटक हों या वैसे भी जो एक जीवन के दूसरे पहलू होते हैं। हम लोग बहुत लंबे समय से हैं, तो जो मैं सोच रहा था वो आप सब लोगों ने अपनी जो फीलिंग्स हैं आपने ग्रुप में दी और उसी के परिणाम स्वरूप आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं, हालांकि मुझे मालूम है कि आज लखनऊ में बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन हमें डॉक्टर रस्तोगी की उपस्थिति को देखना था। इनको आज यहाँ आए हैं तो आसानी से नहीं आ पाए हैं। लखनऊ में कम से कम और भी प्रोग्राम हैं जहाँ पर इनको बहुत ही फोर्स करके बुलाया जा रहा था, लेकिन चूंकि हमारी बात हो चुकी थी, हमारा प्रेम इनको यहाँ खींच के लाया है। और लखनऊ में और भी हमारे कुछ साथी लोग दूसरे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन जहाँ तक मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उन सब की बधाई और शुभकामनाएं हम सब लोगों के साथ मिलकर रस्तोगी साहब तक पहुंच रही हैं। भले ही वो लोग यहाँ ना हो, यहाँ नहीं आ पाए हों, चूँकि आज उन किसी के घर में कोई प्रोग्राम है, किसी का कोई उत्सव हो रहा है, किसी के कोई पारिवारिक समारोह है या कोई अलग प्रोग्राम है। हमारे बीच में हमारे इस क्लब लखनऊ के भूतपूर्व चेयरमैन अतुल गुप्ता जी, जो कि यहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे, अनुजन पांडे जी, ये भी चीफ सेक्रेटरी, दोनों लोग यहाँ पर आज इस विशेष अवसर उपस्थित हैं। मैं इन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबका बधाई के साथ साथ, होली की बधाई के साथ साथ हमारे साथी जो हैं, फजी साहब, रमज़ान की बहुत बहुत बधाई और जो ईद आने वाली है उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। तो हम अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले अपने वाइस चेयरमैन शरद प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में अतुल गुप्ता जी हैं, उनका आज चूंकि होली के बाद हम लोग मिल रहे हैं तो उनका फूलों से स्वागत करें, पुष्पगुच्छ देके। अतुल गुप्ता जी को। अब अनुरोध शरद प्रधान जी से कि अब हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे बड़े अग्रज अनुजन पांडे जी का फूलों से स्वागत करें। अभी सर उनका तो अभी अभिनंदन होगा सर। और जिसका कि अभी अनूप जी ने जिक्र किया, हमारे बीच में हमने उनको विशेष बुलाया है, डॉक्टर रस्तोगी को,
हम पहले उनका अभिनंदन करेंगे, सम्मान करेंगे, उसके बाद फिर हम उनके साथ बातचीत करेंगे कि जो उनकी यात्रा रही है वो हम लोग को बताएं, कैसे उन्होंने विज्ञान का अध्ययन शुरू किया, वैज्ञानिक बन गए और साथ साथ उनको चस्का लग गया अभिनय का। ऐसा चस्का लगा कि उन्होंने कोई मामूली तरीके से अपने कदम नहीं रखे, बिल्कुल जम गए और ऐसे जमे कि आज उन्होंने पद्मश्री हासिल कर लिया है। तो मैं डॉक्टर रस्तोगी को ये अनुरोध करूंगा कि हमारा जो छोटा सा अभिनंदन है, जो सम्मान है, उसको स्वीकार करेंगे। तो मैं अतुल गुप्ता जी से और अनुचंद पांडे जी से अनुरोध करूंगा, कृपया आएं और डॉक्टर रस्तोगी साहब को हम सब की तरफ से उनका अभिनंदन करें, उनका सम्मान करें। पहले गुलदस्ता इधर 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 बीच में सेंटर में, आगे जाओ, फोटो। करताल ध्वनि से इनका स्वागत होना चाहिए। एक शॉल हम इनको दे रहे हैं अंगवस्त्र के रूप में और इसके ऊपर क्लब ऑफ लखनऊ की मोहर लगी हुई है और एक प्रशस्ति पत्र। बहुत बढ़िया। और अर्धांगिनी का बहुत बड़ा रोल है सुधा भाभी का डॉक्टर रस्तोगी को यहां तक पहुंचाने में। तो पुष्प गुच्छ फूलों से उनका स्वागत करेंगे हम अपनी आदरणीय सुधा भाभी जी का। आइए भाभी जी। डॉक्टर रस्तोगी के जो डायलॉग्स हैं वो याद कराने में इनकी बहुत भूमिका रही है। सुबह बात होती थी, डॉक्टर साहब क्या हो रहा है, कहने यार परसों नाटक है, अरे सुधा यार हमको डायलॉग याद करा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना आसन ग्रहण करें। डॉक्टर साहब, जो कुछ भी छोटा सा अभिनंदन हम आपको एक शॉल और प्रशस्ति पत्र के माध्यम से कर पाए हैं, लेकिन मुझे लगता है ये हम सबका प्रेम है और हम चाहते हैं कि आपको पद्मश्री के बाद पद्मभूषण मिले, पद्मविभूषण मिले और एक शान जो आपने हमारे लखनऊ को दी है उसको हम लोग के लिए वो अविस्मरणीय है। इसके पहले कि हम डॉक्टर साहब से उनकी यात्रा का सुने, मैं अतुल गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि अपने आशीर्वचन से आज की संध्या का हम शुभारंभ करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। आशीर्वचन और मैं डॉक्टर रस्तोगी को दूं ये बिल्कुल सही नहीं है। हम उनको बधाई दे सकते हैं, उनके और आगे की जर्नी और तेज़ रहे, मजबूत रहे, उसकी कामना कर सकते हैं। तो मैं उनको अपनी ओर से और क्लब के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हम लोग के बीच आए और एक यहाँ पर थोड़ा समय बिताना और अपनी यात्रा के बारे में हम लोगों को बताना। एक साइंटिस्ट होते हुए कैसे आपने, एक साइंस से थोड़ा सा अलग ही चीज़ होती है, आर्ट और कल्चर, और उसमें आपने कैसे इतनी अच्छी यात्रा की, ये वाकई में एक समझने वाली और सीख लेने वाली बात है। कि जहाँ तक मैं समझता हूँ दोनों विधाएं जो है वो काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी भी है, लेकिन उसका आपने सम्मेलन कैसे किया और इसको करते हुए दूसरा भी किया, दूसरा करते हुए पहला भी किया, ये अपने आप में बड़ी अद्भुत यात्रा है। और लखनऊ के लिए तो ये बहुत ही सम्मान की बात है कि एक रंगमंच से पहले भी यहाँ से लखनऊ से रंगमंच में बहुत अच्छे अच्छे लोग देश को मिले हैं। आपने हम लोग का सम्मान बढ़ाया है, लखनऊ का सम्मान बढ़ाया है, प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है और पूरे देश का सम्मान बढ़ाया है। आप की दीर्घायु की हम लोग कामना करते हैं और हमें मालूम है कि भी आपको इस रंगमंच विधा को और बहुत देना है और हम लोग प्रतीक्षा में हैं कि आपका अगला मंचन कब होगा, उसका इंतजार है हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं अनुरोध करूंगा अनुचंद पांडे जी से संक्षिप्त में आप भी अपने मतलब डॉक्टर साहब को नहीं, हम सब लोगों का आपका शुभ संदेश चाहिए। धन्यवाद गोपाल जी। अतुल गुप्ता जी ने लखनऊ वासियों की ओर से मुझे लगता है सभी कुछ कह दिया है। डॉक्टर साहब जो है ये एक बड़ा एक अनूठा कॉम्बिनेशन है, साइंस का भी और आर्ट्स का भी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो मेरा कौतूहल भी है कि किस प्रकार से आपने अपने प्रोफेशन को और अपने पैशन के साथ ढाला और यहाँ तक इसको ले गए। तो ये आपकी जो ये यात्रा है, इसे सुनने में मुझे लगता है सभी को इंटरेस्ट होगा। आज लखनऊ क्लब ऑफ लखनऊ ने आपको फेलिसिटेट करने के लिए यहाँ पर ये आज अवसर ढूंढा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो पद्मश्री का ये अवार्ड है, ये केवल रस्तोगी जी को अवार्ड नहीं मिला है, ये लखनऊ के जो रंगमंच के प्रेमी हैं सभी, उन सब का ये अवार्ड है। और इससे हमें निश्चित रूप से बहुत प्रेरणा मिलेगी। और आप जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं वो आगे भी करते रहेंगे। और तमाम जो रंगकर्मी हैं वो उससे प्रेरणा लेकर आगे भी इस रंगमंच को बढ़ाएंगे। तो मेरी यही कामना है और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी। जो डॉक्टर साहब को अभी पद्मश्री मिला, सब लोग इतनी खुशी हो रही है। तो मुझे एक बात याद आ रही थी कि 28 दिसंबर पिछला 2025 को मुंबई में एक प्ले था, डॉक्टर साहब उसमें प्रमुख भूमिका में थे, आखिरी वसंत। और उस प्ले की लाइट मैं करता हूँ, स्टेज लाइट, तो मैं भी आपके साथ। और इत्तेफाक की बात, हम लोग होटल में एक ही कमरे में ठहरे थे और बात हुई उस समय पद्मश्री की। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शायद एक महीना भी नहीं होगा हमको इतनी अच्छी खुशखबरी मिलेगी कि जिस शख्स के साथ मैंने कुछ दिन पहले साथ गुजारा है, उनके प्ले में लाइट करी है, उस शख्स को हिंदुस्तान का सर्वोच्च अवार्ड मिलने जा रहा है। और एक ऐसे शख्स को मिलने जा रहा है जो वैज्ञानिक होने के साथ साथ हमारे साथ रंगमंच पर रहता है। ये रंगमंच पर उनका इतना योगदान था कि आज मुझे लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि डॉक्टर साहब के अंदर क्या हो रहा होगा, क्या क्या फीलिंग हो रही होगी। तो उसी फीलिंग के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि आपकी जो भी यात्रा रही है, मैं तो आपकी यात्रा के बारे में बहुत कुछ लिख चुका हूं, जान चुका हूं। मुझे पता है कि जब आप शायद 19 साल के थे तब से आप रंगमंच पर हैं। उसी में आप विज्ञान पढ़ा, आपने वैज्ञानिक बने, सुधा भाभी को भी आज उस उम्र में लाए और उनको भी आपने पढ़ा लिखा के कितने बड़े डिग्री कॉलेज में आपने उनको प्रोफेसर बनाया। ये सब खूबियां हैं इनकी ज़िंदगी की। मैं अनुरोध करूंगा शरद प्रधान जी से कि डॉक्टर साहब आप कृपया मंच पर आएँ और शरद प्रधान जी आपके साथ वार्ता करेंगे और आपके अंदर की जो भी विशेषताएं हैं आपकी यात्राएं की, वो हम सब सुनेंगे। डॉक्टर रस्तोगी और शरद प्रधान जी मंच पर। अरे एक मिनट साहब, ये तो दीप तो रह ही गया। डॉक्टर साहब आइए ये तो शुभ कार्य है। आइए गुप्ता जी, पांडे जी, आइए मिश्रा।
बाधा नहीं बनेंगे। पीपल वांट टू नो, जिसके लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी इस जर्नी के बारे में, स्पेशली जो जितना मैं जानता हूं कि आपने अर्ली 60s या प्रॉब्ली 60 से, जब बायोकेमिस्ट्री वाज अ न्यू सब्जेक्ट, पहली दफ़ा लखनऊ यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया था, उस साल आप बायोकेमिस्ट्री में आए, तब व्हेन पीपल हैड नॉट हर्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री वाज डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। क्यों डॉक्टर साहब, ये उस टाइम तो, बट लेकिन आप थिएटर में पहले ही आ चुके थे या साइंस में पहले? मैं शुरू करता हूँ जी। सबसे पहले मैं अतुल जी को, अनूप जी को, हमारे मिश्रा जी हैं, हमारे सारे मेंबर्स हैं क्लब ऑफ लखनऊ के, मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूँ, बहुत ही ओब्लाइज्ड हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने सामने बैठने का, बात करने का। आई एम सो ग्रेटली ओब्लाइज्ड। गोपाल हमारे दोस्त हैं, बहुत पुराने थिएटर के साथी हैं, और ऑफ कोर्स हमारा इनका साथ थिएटर में ही हुआ और वो आज तक चल रहा है। बहुत सारे प्लेज हम लोग साथ साथ करते हैं, जिसमें मैं एक्ट करता हूँ, गोपाल जी लाइट करते हैं। कुछ प्लेज में हम लोगों ने साथ साथ काम भी किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू अबाउट माई जर्नी। श्योर, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर, I was from a very ordinary family of Lucknow. हमारे पिताजी का कपड़े का व्यापार था अमीनाबाद में, और एजुकेशन हमारी फैमिली में इत्तेफाक से उस समय बिल्कुल नहीं थी। माय फादर वाज 6 ब्रदर्स, और शायद पहला फैमिली से ग्रेजुएट मैं ही था वहाँ का। तो उस समय ऐसा कुछ पढ़ाई का ज़्यादा चलन नहीं हुआ करता था, और जॉइंट फैमिली थी, सब बिजनेस चलता था। लेकिन माय ब्रदर टुक द इनिशिएटिव, और ये हुआ कि मेरा भाई पढ़ना चाहिए। उस ज़माने में 2 ही चीज़ें होती थी, या तो इंजीनियर लड़का बनेगा या डॉक्टर बनेगा। इत्तेफाक से मुझे डॉक्टर के लिए प्रेस किया गया, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उस साल, जैसा आपने बताया कि जब मैंने बीएससी किया, बायोकेमिस्ट्री सेपरेटेड फ्रॉम द मेन केमिस्ट्री एंड इट स्टार्टेड एज ए न्यू डिपार्टमेंट। और बायोकेमिस्ट्री मैंने ये पढ़ा था कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सब्जेक्ट है, जिसका कि बहुत स्कोप है आगे आने वाले समय में मेडिकल साइंसेज में, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में। तो इत्तेफाक से मेरा एडमिशन उसमें हो गया एंड आई स्टार्टेड माई करियर इन 62। 62 was a very eventful year for me. I started my theatre. In 61 I had just done one play. I got married with Sudha in 62, just after my appearing in the examination. My result was not even declared. And I started my CDRI journey also in CDRI, at CDRI, क्योंकि जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, मैंने रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम CDRI ऑल्सो। तो मुझे दोनों जगह फेलोशिप मिल गई। लेकिन हुआ ये था कि आपको लोगों को याद होगा, यूरी गैगेरिन आए थे यहाँ 1961 में, द रशियन कॉस्मोनॉट। तो उनका सिविक रिसेप्शन दिया गया था CDRI में। उस समय हमारे ग्रैंड फादर इन लॉ, उस समय तो नहीं थे वो, ग्रैंड अंकल इन लॉ, लेकिन मेरे पिताजी से उनका परिचय था। वो मेयर थे लखनऊ के, गिरिराज रस्तोगी, भारतीय जनता पार्टी से, जनसंघ था उस समय। तो उन्होंने कहा कि भाई परिवार का ये पढ़ा लिखा लड़का निकल रहा है, इसको बुलाया जाए उसमें। सो दैट गेव मी द चांस टू सी लैब ऑफ CDRI। पहली मेरी एंट्री थी CDRI में वो। और जो मैं गैगरिन साहब के सिविक रिसेप्शन में तो शामिल हुआ, लेकिन एक आध अपने मित्रों की सहायता से मैंने CDRI की लैब्स देखी। देन आई थॉट कि अगर मुझे फेलोशिप चाहे यूनिवर्सिटी में मिले या CDRI मिले, काम तो मुझे CDRI में आके करना है। तो आई प्रेफर्ड CDRI एंड आई जॉइंड CDRI। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि सुधा जी आपकी लाइफ में साइंटिस्ट भी उन्होंने बनाया, आप उनकी वजह से बने, और थिएटर भी उनकी वजह से शुरू हुआ, बिकॉज एट द सेम इट हैपेंड एट द सेम टाइम, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। बल्कि ये था कि उससे ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग था कि इनको भी पता था कि मैं शायद विदेश जाऊंगा काम पढ़ने के लिए। और ये जब हमारी शादी हुई थी, सिर्फ हाई स्कूल पास थी,
और उस ज़माने में आप सोचिए बहुएं तो क्या बेटियों को भी नहीं पढ़ाया जाता था ज़्यादा। आई एम टॉकिंग टू ऑफ 1962, बट माई फैमिली सपोर्टेड हर विल टू टेक एजुकेशन। इन्होंने इंटर किया और फिर बीएससी किया इन्होंने आईटी कॉलेज से। और उस समय आईटी कॉलेज में स्टूडेंट्स तो क्या टीचर्स भी मैरिड नहीं हुआ करती थी। शी वॉज द फर्स्ट पर्सन मैरिड टू बी एडमिटेड इन आईटी कॉलेज। और इत्तेफाक से था कि आईटी की प्रिंसिपल के जो ब्रदर थे, ही वॉज माई कलीग इन CDR. I see. Very interesting. Then she did MA in anthropology, then PhD in anthropology, and then she taught in Naksha. फिर आपका थिएटर में किस तरीके से थिएटर में हुआ ये कि मेरे मोहल्ले में थिएटर हुआ करता था। वहाँ पर एक मदन मोहन रस्तोगी हिंदू एसोसिएशन हुआ करती थी। तो अशरफाबाद में उससे नाटक हुआ करते थे, तो मैं देखता था। तो बाद में जब लोग निकलते थे नाटक करके, उनको बड़ी वाहवाही मिलती थी। मेरा मानना यह है कि आखिर इंसान किस लिए रहता है। जब इंसान बड़ा हो जाता है तो यही चाहता है कि एक तो मुझे जो काम मैं करूं उसमें स्वांतः सुख आए हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो, और दूसरे मुझे पहचान मिले, मुझे दूसरे लोग जाने। आई थिंक ये बिल्कुल एक सच बात है कि हर आदमी चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं जिस फील्ड में काम करूं मुझे पहचान मिले, रिकग्निशन। तो जब मैं देखता था कि जो लोग नाटक करके निकलते थे, बल्कि उस ज़माने में जो पुरुष ही महिला पात्र भी करते थे, उनको भी पहचान मिलती थी, तो मैंने एक दिन अपने एक अंकल से कहा कि मुझे भी कराइए, और साहब मुझे मौका मिल गया। उस समय डॉक्टर घनश्याम दास एक पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर हुआ करते थे क्रिश्चियन कॉलेज में, वो हीरो बना करते थे। तो उनका साहब मुझे बनाया गया मंत्री, और मैंने किया और बड़ी वाहवाही हुई। तो वो फिर धीरे धीरे वो जो शौक़ था मेरा वो फिर बढ़ता गया। और हमारे एक CDRI में मुझे जब जॉब मिला तो मैं बड़ा घबराता था CDRI में कि किसी को पता न लगे कि मैं नाटक करता हूँ, नहीं नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा। तो वहाँ एक डॉक्टर KB माथुर थे, आई गिव हिम ऑल द क्रेडिट फॉर दिस। उन्होंने कहा यार तू तो नाटक करता है बाहर, तू CDRI में क्यों नहीं करता? तो मैंने कहा मुझे नौकरी से निकलवाना है क्या? बोले नहीं हमारा कल्चरल क्लब है तो उसमें करो। उसमें होता था कि हमारे बड़ी बड़ी मीटिंग्स आज भी होती, पहले भी होती थी, कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स होती थी जिसमें डांस म्यूज़िक वगैरह होता था। उसमें फिर मैंने थिएटर भी ऐड किया, और वहाँ पर फिर मैं उन्हीं लोगों को लेके थिएटर करता रहा। तो अलग अलग लोग मुझे मिलते गए, लेकिन राजेश्वर बच्चन जी थे, वो ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करते थे बिल्कुल बगल में। आई कंसिडर हिम एज माई फर्स्ट गुरु, जिनसे मैंने थिएटर की नुआंसेस सीखी। तो जैसे कि देखिए, चाहे CDRI में चाहे रिसर्च हो चाहे थिएटर हो, दोनों में इनोवेटिव होती हैं चीज़ें। जैसे थिएटर में भी आप जो कैरेक्टर आप करते हैं, यू ट्राई टू डेवलप इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जैसे अभी मैं डैडी का किरदार कर रहा हूँ जो डिमेंशिया का पेशेंट है, तो आई ट्राई टू विजुलाइज कि एक डिमेंशिया के पेशेंट कैसे बिहेव करता होगा। ऑफ कोर्स डायरेक्टर गेव मी ब्रीफ आउटलाइन, तो उसको आई ट्राई टू ग्रो इनटू दैट। इसी तरीके से रिसर्च में भी होता है, जब आप कोई नया काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि हम ऐसी चीज़ ईजाद करें, ऐसी चीज़ निकालें जो कि एक तो सेटिस्फैक्शन देती है और रिकग्निशन देती है। तो दैट इज़ हाउ आई कुड कैरी बोथ द थिंग्स, बिकॉज बोथ द थिंग्स वेर इनोवेटिव एंड बोथ द थिंग्स वेर रिवार्डिंग। जब आप कोई पेपर पब्लिश करते हैं, जब उसकी डिमांड आती है बाहर से, लोग कहते हैं मैं आपने फलाना पब्लिकेशन किया है, मुझे उसकी एक कॉपी चाहिए, यू फील एलिवेटेड कि मेरा काम रिकॉग्नाइज हुआ। ये जब आपका काम जो है दूसरे लोग अपने काम में कोट करते हैं, रस्तोगी इन फलान फलार फलान रस्तोगी, यू फील एलिवेटेड। सो दैट्स हाउ बोथ द थिंग्स। यहाँ भी मुझे धीरे धीरे पहचान मिलने लगी और मुझे अच्छे अच्छे लोग मिले। मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। बट माई रियल करियर स्टार्टेड व्हेन आई जॉइंड दर्पण इन 1972। ये जिस तरह आपने बताया आपकी जो ड्रीम थी उस टाइम कि विदेश जाने का भी जो आपने अभी जिक्र किया कि, तो वो जब फर्स्ट टाइम आपका फुलफिलमेंट हुआ, वो जब आप जर्मनी आपको स्कॉलरशिप मिला, तो क्या वहाँ पे भी ये आपके इस हुनर के बारे में लोगों को पता था? और कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि साइंस के लिए भी मैं टोटली कमिटेड रहता था।
ये थोड़ा होता था कि मैं टाइम मैनेजमेंट करता था, क्योंकि जिस समय मैं साइंस में CDRI गया हूँ उस समय नाटक इतने होते, बहुत ज़्यादा तो नहीं होते थे शुरू में, लेकिन फिर भी होते रहते थे। 71 में मैं रेडियो आर्टिस्ट हो गया, 75 में मैं टेलीविज़न आर्टिस्ट हो गया जब लखनऊ में टेलीविज़न आया। अब उनकी रिहर्सल तो दिन में होती थी, दिन में मेरा इंस्टीट्यूट होता था। तो होता ये था कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स ऐसे प्लान करता था ताकि वो मेरे कल्चरल एक्टिविटीज़ में इंटरफियर न करें और मेरी कल्चरल एक्टिविटी जो है मेरी साइंटिफिक कभी एक्टिविटी। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं हुआ? जी, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरे मैं सबसे ज़्यादा मैं CDRI के अपने कलीग्स को और अपने थिएटर के साथी जैसे हमारे गोपाल जी हैं यहाँ, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि वॉट एवर आई कुड लिटिल अचीव, दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ दीज पीपल। जो हमारे थिएटर के मित्र थे उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया। जो भी मेरे साथी थे जिनके साथ मैंने काम किया, जो मेरे गुरु थे, जो जैसे मैंने बीवी कारंत का नाम लिया, जो लखनऊ के बाहर के थे, बीवी कारंत थे, बंसी कौल थे, रवि बासवानी थे, रंजीत कपूर थे, ये सब लोग बाहर के थे। हमारे लखनऊ में राज बिसारिया साहब थे, हमारे बहुत बड़े टीचर रहे वो। उर्मिल कुमार थपलियाल थे, आजकल सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ हैं। तो ये जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स यहाँ लखनऊ में आए या रहे, इत्तेफाक से सबके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और मैंने हर एक के साथ सीखा। तो वो जो सीख होती थी, और मेरा मानना है कि इवन जब आप एक्टिंग करते हैं तो आप अपने जो साथ का कलाकार है या जूनियर आर्टिस्ट भी, उससे भी आप सीखते हैं, क्योंकि एवरीबडी इज इनोवेटिव। वो कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो उसका मैं पूरा फ़ायदा उठाता था और रिहर्सल्स वगैरह में बड़ी सीरियसली और बड़ी डेडिकेटेड वे में करता था, तो उसका सब मुझे फ़ायदा मिला। नहीं, मुझे ये जिस तरीके से आप में ये जज्बा था कि सीखने का, एक टू लर्न एट ऑल स्टेजेस, जैसा आपने कहा कि अपने जूनियर आर्टिस्ट से भी सीखने का आप रखते थे, ये दैट इज व्हाट आई थिंक मेक्स ऑल द डिफरेंस इन हाइट्स तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल आपका जो अप्रोच डाउन टू अर्थ। आपने एक बात जो जर्मनी वाली कही थी वो भी मैं आपको बताऊं। उस समय मॉलिकुलर टेक्निक्स नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी साइंस में और ख़ास करके बायोकेमिस्ट्री में। तो उसके लिए मुझे इंडो जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस की स्कॉलरशिप थी, उसमें मेरा चयन हो गया और 73 में मैं जर्मनी गया। और वो टेक्निक्स वाकई में हमें बहुत आगे हेल्प करने वाली थी और हेल्प की भी उन्होंने मुझे। तो वहाँ भी मैंने पूरे डेडिकेटेड वे में 1.5 साल में वहाँ पर रहा। तो वहाँ ये होता था कि मेरा प्रोफेसर मुझसे कहता था कि भाई रस्तोगी, आप आए हो यहाँ को जर्मनी घूमने जाओ। उस समय पार्टीशन जर्मनी था, ईस्ट वेस्ट था 73 में। तो हम लोग ईस्ट जर्मनी भी घूमने गए थे वहाँ पर। तो मैंने कहा देखिए, मेरी सरकार ने मुझे यहाँ टेक्निक सीखने के लिए भेजा है और मुझे समय बहुत नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ अक्सर ये होता था, लैब में भी मैं, जैसे यहाँ हमारे यहाँ कहा जाता है कि लैब्स में लाइट्स नहीं ऑफ होती हैं। हम लोग राउंड द क्लॉक वर्क करते हैं। जैसे अब मालूम है आज मुझे 3 बजे रिहर्सल में जाना है, मैं सुबह 8 बजे लैब में जा करके अपना एक्सपेरिमेंट प्लान करूंगा ऐसे तरीके से, और अगर ज़रूरत हुई तो मैं रात में 12 बजे जाऊंगा। तो इस तरीके से तो जर्मनी में भी ये होता था कि मेनी नाइट्स माई वाइफ हैज स्पेंट इन माई लैब। वो अपना कुर्सियाँ जोड़ लेती थी, गद्दीदार ऐसी कुर्सियाँ होती थी और ये वहीं सो जाती थी, बिकॉज माई एक्सपेरिमेंट यूज टू रन ओवरनाइट। तो नहीं तो उसमें भी आपकी मदद करती थी, क्योंकि डायलॉग्स याद करने के लिए तो मदद करती थी। एक्सपेरिमेंट्स में भी मदद। नहीं, जाहिर है साइंस में तो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन ये है कि और उसमें भी ये बड़ा मुझे अच्छा मौका मिला कि यूजुअली 4 महीने हम लोगों को सर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, उसमें फैमिलीज नहीं अलाउड होती हैं। तो मेरी वाइफ मेरे साथ गई, तो जो जर्मन एक्सचेंज सर्विस की लेडी थी वो देख करके हैरान, नो मिस डॉक्टर रस्तोगी, योर वाइफ कैन नॉट गो, हाउ इज शी गोइंग? मैंने कहा शी इज गोइंग ऑन ए डिफरेंट फेलोशिप ऑफ हर ओन। तो दैट वे मुझे कभी, जैसे आप अगर साइंटिफिक वर्क की बात करें, मैंने पैरासिटिक डिजीजेस पे काम शुरू किया था, पहले प्रोटोजोआ पे, फिर लीशमानिया पे। और बड़ा मुझे बताते हुए फख्र हो रहा है कि लीशमानिया में
यहाँ पर पायनियर वर्क जो है वो है डॉक्टर एस अग्रवाल का, डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल जो बनारस में है, एंड दिस ईयर ही हैज आल्सो बीन अवॉर्डेड विद पद्मश्री। ओके, उनका मेरा साथ में कोलैबोरेशन था। नॉट लखनऊ वाले डॉक्टर एस अग्रवाल जो ये बनारस में डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल हैं। उनको इसी कालाजार बीमारी पे जो लीशमानिया की वजह से होती है, मेरा उनका कोलैबोरेशन रहता था। मेरी स्टूडेंट उनसे जा करके सैंपल्स लाती थी, क्योंकि उस ज़माने में कालाजार ये ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी और वहाँ बिहार में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो हम लोगों ने उस पर काम शुरू किया था और इस बार डॉक्टर श्याम सुंदर को उसी कालाजार के काम पे उनको पद्मश्री दी गई है। ये आपको कितने साल लगे लखनऊ के थिएटर से मार्च करने में टू द नेशनल थे, क्योंकि आप बहुत जगह आपने किया काम, तो लखनऊ के थिएटर ग्रुप से बढ़ करके कितने साल लगे होंगे आपको? लखनऊ के थिएटर, लखनऊ में जब तक आप लखनऊ में थिएटर में करते थे, उसके बाद आप नेशनल लेवल के थिएटर में चले गए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब मैं दर्पण में आया तो मुझे काम दर्पण में इत्तेफाक से मैं 1972 में मैंने ज्वाइन किया था और 78 में ही मुझे उसका सेक्रेटरी बना दिया गया। तो उसमें मैंने पूरी कोशिश की, मैंने देखा कि कहाँ कहाँ बाहर कर सकते हैं, और गोपाल जी इस चीज़ के साक्षी हैं कि हमारा दर्पण ग्रुप जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रैवल्ड ग्रुप इन द कंट्री। कुड इट बी डिस्क्राइब एज द फर्स्ट थिएटर ग्रुप? लखनऊ का सबसे पहला थिएटर ग्रुप दर्पण ही का? नहीं, अच्छा। थिएटर ग्रुप यहाँ लखनऊ में राज बिसारिया साहब का था, जो एक लेकिन वो इंग्लिश थिएटर करते थे राज साहब, और हिंदी थिएटर उन्होंने बाद में शुरू किया है। अंधा युग नाटक से किया था उन्होंने, NBRI में हुआ था, वो बाद में शुरू किया, लेकिन उनका ग्रुप सबसे पुराना है। दर्पण पुराना है सबसे यूपी में, 61 में कानपुर में बना था, फिर उसकी और ब्रांचेस बनी, तो 71 में लखनऊ में आया ये, एंड वी ज्वाइंड इन 72। मैंने, शोभना जगदीश ने, विजय वास्तव जी ने, प्रयाग वर्मा जी ने, जो सब बड़े बड़े नाम हैं, स्वदेश बंधु, विमल बनर्जी, दे आर ऑल बिग नेम्स एंड दे वर ऑल एसोसिएटेड विद अवर थिएटर ग्रुप दर्पण। लेकिन इत्तेफाक की बात ये हुई कि लोग धीरे धीरे अलग होते गए, लेकिन मैं कंटिन्यू करता गया, और आज भी मैं दर्पण के साथ काम कर रहा हूँ, और मुझे बड़ा फक्र है कि वॉट एवर लिटिल आई कुड अचीव इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस थिएटर ग्रुप, एंड एज आई सेड, ऑल माई फ्रेंड्स और ऑल माई एक्टर्स, डायरेक्टर्स जिन्होंने हमारे साथ काम किया। सो दिस एक्चुअली अवार्ड इट एक्चुअली बिलोंग्स टू दोज पीपल, नॉट टू मी। नहीं, दैट्स वेरी नोबल ऑफ यू टू से दैट। और जैसा मैंने कहा कि CDRI में भी मुझे साहब बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज यू नो आजकल तो वो अटेंडेंस होती है, क्या कौन सी कहलाती है जी, बायोमेट्री। उस जमाने में इत्तेफाक से बायोमेट्री नहीं थी। लेकिन फिर भी वहाँ भी मैं आपको बताऊँ, मेरे डायरेक्टर्स ने भी, जो भी डायरेक्टर मेरे, डॉक्टर नित्यानंद, यू नो बिग नेम, उनको पद्मश्री मिला था CDRI में हमसे पहले, और डॉक्टर CM गुप्ता, डॉक्टर BN धवन, जितने भी थे। बल्कि मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा ये होता था, सब बड़े फेमस डायरेक्टर्स रहे CDRI के लोग सब। हाँ, डॉक्टर खुशबू NBRI में थे, आप जानते होंगे, और डॉक्टर मंजू शर्मा बहुत मशहूर थी, DBT में थी, ये लोग हमारे चेयरपर्सन होते थे। तो एज यू सेड, आई स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड आई वेंट टू द टॉप। मैं डायरेक्टर्स ग्रेड में रिटायर हुआ एज हेड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इंटरव्यू मैंने बहुत सारे फेस किए, तो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में होता था कि चेयरपर्सन सब एक्सपर्ट से पूछता था, एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम रस्तोगी? नो नो नो। सो रस्तोगी, व्हाट इज न्यू इन थिएटर? तो मेरे चेयरमैन भी मुझसे पूछते थे, दे ऑल्सो न्यू अबाउट इट। सो एज आई सेड कि वॉट एवर लिटिल आई हैव अचीव, दिस इज ऑल बिकॉज ड्यू टू सपोर्ट ऑफ दोज पीपल ऑल्सो। अगर CDRI में मुझे सपोर्ट न मिलती, CDRI मुझे इतनी लिबर्टी न होती कि मैं इतना थिएटर में भी या टेलीविज़न में, या अब जैसे मेरा उड़ान सीरियल था, अब वो 89 में आया था, मैं इंस्टीट्यूट से छुट्टी लेकर के जाता था। सो दैट वे आई मीन आई ओ ए लॉट टू माई CDRI कलीग्स ऑल्सो, एंड जिनकी वजह से मैं ये थोड़ा बहुत अचीव। ये आपने यहाँ से थिएटर से जब आप फर्दर एडवांस किए इनटू सीरियल्स, TV सीरियल्स,
ये कब की बात है, किस कब की बात है? नहीं, इस टेलीविज़न लखनऊ में 75 में आया था और 75 से ही मैं वहाँ का अप्रूव्ड आर्टिस्ट Right, हो गया था। right. लेकिन मेजर जो ब्रेक मुझे मिला दैट वाज इन 1989 जी। जब कविता चौधरी का सीरियल उड़ान आया था। Oh. दैट गेव मी नेशनल रिकॉग्निशन। राइट राइट। और वो भी साहब मुझे थिएटर की वजह से ही मिला था। इत्तेफाक से मेरा एक बहुत ही पॉपुलर प्ले था यहूदी की लड़की, जो उर्मिल या। कुमार थपलियाल जी ने डायरेक्ट किया था। दैट हैज बीन एज येट माय बेस्ट प्ले। अब तो डैडी हो गया है। अच्छा, आप उसमें हीरो थे? हाँ, मैं यहूदी का रोल करता था उसमें। तो वो कविता चौधरी के भाई, आई डोंट नो हाउ ही वॉकड। उस बार सर लखनऊ महोत्सव कई जगह मनाया गया था, चौक में मनाया गया था, महानगर में मनाया गया था, और जहाँ होता है वहाँ भी मनाया गया था। मे बी इट वॉज योर पीरियड और समबडी एल्सेस पीरियड, लेकिन ऐसा हुआ था। तो चौक में मेरा नाटक हो रहा था एंड आई डोंट नो हाउ ही केम फ्रॉम मुंबई एंड ही जस्ट वॉकड इनटू माय ग्रीन रूम। ही सेड माय सिस्टर इज मेकिंग अ सीरियल, विल यू वर्क? तो मैंने कहा भाई अंधे को तो आंखें चाहिए, क्यों नहीं काम करूँगा। तो वो उस तरीके से मुझे मिला, लेकिन इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ थिएटर। उन्होंने शायद उसमें मेरी एक्टिंग वैक्टिंग देखी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी बहन यहाँ हमारे यूनिवर्सल बुक सेलर्स में जो प्रकाश जी हैं, इनके यहाँ सुधा जी की क्लास फेलो थी उनकी बड़ी बहन। सर हर एल्डर सिस्टर जो कविता चौधरी जी ने बनाया था, शी हरसेल्फ वाज एन आईपीएस ऑफिसर एंड शी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, शी रिटायर्ड एज फर्स्ट डीजीपी ऑफ यूपी। उत्तराखंड, she was from the UP cadre, बाद में उत्तराखंड चली गई थी, तो वहाँ पे she became the first। उत्तराखंड, हाँ हाँ। She was- तो वो बराबर वहाँ ऑडिशन लेने आती थी, मेरा ऑडिशन भी नहीं लिया गया, तो लोग मेरा मजाक बनाते थे, अबे तेरी बात ऐसे वैसे ही हो गई, वो जब ऑडिशन में तुझे नहीं बुला रही तो तुझे क्या बुलाएगी। अब मैंने भी सोचा कि शायद ऐसे ही फर्जी बात होगी, बट वन फाइन मॉर्निंग आई गॉट ए कॉल, कैन यू फ्लाई डे आफ्टर टुमारो, we are starting shooting. So that was the golden day for me to enter into this arena of national serial DD1 पे जो आता था। उसके बाद फिल्म्स में, उसी के बाद आपकी यू एंटर्ड फिल्म्स या नहीं, फिल्म की शुरुआत देखिए, मैंने बताया था कि मैं फिल्म में ये चीज़ें सारी जो हैं ये बहुत ही कैजुअली हैं। आई नेवर वांटेड टू बिकम एन एक्टर, आई नेवर वांटेड टू बिकम ए साइंटिस्ट, लेकिन मेरा मानना है कि डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज़ होती है। एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड फॉर एवरीबडी। सो मेरे उस ज़माने में मुझे याद है, मेरे रस्तोगी परिवार के एक साहब बम्बई चले गए थे, तो उनको कहा जाता था वो तो बम्बई भाग गए। यू सी दैट वाज द थिंग। और फिल्म में काम करना तो बहुत दूर की चीज़ थी। टेलीविज़न में आप काम करें, आपको मैं बताऊं, जब पहली बार मैं रेडियो आर्टिस्ट से मिला, मैं रेडियो प्ले सुनता था, पहली बार जब मैं मिला जयदेव शर्मा कमल से, मेरी आंखें फटी रह गई। अरे यही वो आदमी हैं जिनको मैं सुनता रहता हूँ रेडियो पे। ये लोगों की इमेज हुआ करती थी उस जमाने में कि ये आदमी है। मेरे एक दोस्त थे, तब दिल्ली में दूरदर्शन चलता था, लखनऊ में नहीं आया था। वो नीचे एक साहब रहते थे, वो दूरदर्शन में काम करते थे। मैं उनको देखता था, मैं मंत्रमुग्ध हो जाता था, यार इसी आदमी को मैं इनके घर में टेलीविज़न पे देखता हूँ। तो ये ग्लैमर हुआ करता था उस ज़माने में। तो कभी नहीं सोचा था कि मैं भी शायद इस फील्ड में आऊँगा, लेकिन एज आई सेड कि डेस्टिनी जो है धीरे धीरे ले आती है। मेरे एक थिएटर के साथी ने कहा तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम रेडियो क्यों नहीं ट्राई करते हो? तो मैंने कहा चलो भाई वहाँ चलते हैं। वहाँ अप्रूवल हो गया। 75 में दूरदर्शन शुरू हुआ, वहाँ अप्रूवल हो गया। तो इस तरीके से पहली फिल्म मेरी थी सुधीर मिश्रा की ये वो मंजिल तो नहीं। सुधीर मिश्रा के फादर प्रोफेसर D.N. मिश्रा वॉज माई फ्रेंच टीचर, क्योंकि PhD करने से पहले आपको एक फॉरेन लैंग्वेज करना होती थी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने फ्रेंच में प्रोफिशिएंसी की थी। वो प्रोफेसर D.N. मिश्रा मुझे पढ़ाते थे। वो मैथमेटिक्स के बाद में वो साइंटिफिक एडवाइजर हो गए टू मध्य प्रदेश। सुधीर मिश्रा के फादर सुधीर मिश्रा के, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही वाज हेड ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर देयर। Which year was that? सुधीर मिश्रा की फिल्म में This was 1986। और इत्तेफाक से उस फिल्म को उनकी डेब्यू फिल्म होने की वजह से उसको नेशनल अवार्ड मिला। वाह वाह, क्या तो आई वाज लकी। मतलब फर्स्ट फिल्म जिसमें आप गए उसे नेशनल अवार्ड मिला, ये तो बड़ी तारीफ की बात है।
उसमें मैंने एक प्रो ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था। इट वाज ए स्मॉल रोल बट इट वाज एस्टेब्लिश्ड रोल। बट उससे फिर एक रिकग्निशन मिला होगा, जैसे आप कर रहे थे जिक्र, जैसे आप नहीं, गाँव में आ जाते थे उन लोगों के जो जिनके आपने जैसे जयदेव साहब की बात करी आपने, नहीं, तो उसके बाद ये भी दौर आया हो कि आपको देख करके लोग खुश हो जाते होंगे कि नहीं ऐसा नहीं था। 86 में जब मैंने फिल्म की उसके बाद मैंने 2-3 और छोटी छोटी फिल्में की, लेकिन उससे कोई मुझे ऐसी पहचान नहीं मिली। टेलीविज़न सीरियल उड़ान से मुझे ज़रूर पहचान मिली, लेकिन जो मेरा फिल्मी सफ़र जो असली शुरू हुआ वो था फिल्म इशकज़ादे से। 2012 में जब इशकज़ादे फिल्म की यहाँ पर शूटिंग हो रही थी तो मुझे उसके ऑडिशन के लिए बुलाया गया, और उसमें भी देखिए इत्तेफाक की बात है, हमारे गोपाल जी के एक मित्र हैं अशोक सिन्हा, वो हमारे साथ बैठे हुए थे, और उसका एक डायलॉग जो मैं कमिश्नर जो कलेक्टर आता है मुझसे मिलने के लिए कि साहब मैं चाहता हूँ यहाँ इलेक्शन शांति से हो जाए, ज़रा ज़्यादा हुड़दंग वुड़दंग मत मचवाइएगा आप लोग, तो उससे एक डायलॉग मुझे बोलना था, मेरी समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे अशोक सिन्हा जी ने बताया। मैंने उनसे कहा यार ये अशोक ये नहीं समझ आ रहा, वो भी उसी का ऑडिशन दे रहे थे, बट ही वॉज काइंड इनफ टू टेल मी, अरे डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल सिंपल है, और साहब मेरा ऑडिशन हो गया, वो बेचारे नहीं पास हो पाए। तो आई मस्ट से कि ये ऐसा नहीं है कि मैं, चूंकि उस समय लखनऊ का सबसे अच्छा एक्टर था, मुझे वो मिला, इट वॉज अ चांस दैट आई गॉट इट। तो क्योंकि इसमें बहुत बार लक काम करती है, मेरा मानना है कि हर जगह लक प्लेज ए वेरी बिग रोल, लक एंड डेस्टिनी। तो इट वाज शेयर माय लक दैट आई गॉट दैट रोल, बट दैट रोल गिव मी नेशनल रिकॉग्निशन एंड माय एंट्री इनटू फिल्म वर्ल्ड, इनटू बॉलीवुड। दैट इज ग्रेट। और किसको टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि जिससे आपका, या वेरी ट्रू। और उस समय तक मैं CDRI से रिटायर भी हो चुका था, तो इस वजह से आई हैड फुल टाइम टू गिव। और उसमें हुआ ये कि लोग बॉम्बे जाते हैं यहाँ से एक्टर बनने के लिए, स्ट्रगल करते हैं, वहाँ जा कर के बहुत बार उनको काम नहीं मिलता है, दर दर भटकते हैं, बहुत से लोग वापस भी आ जाते हैं, लेकिन मुझे मुंबई बुलाया गया इशकज़ादे फिल्म की वजह से। उस समय एक सीरियल न बोले तुम न मैंने कुछ कहा था, उसका सीज़न 2 शुरू हो रहा था, कलर्स चैनल का था। उस समय तक ये सब चैनल्स आ चुके थे, स्टार प्लस, जी, कलर्स एंड ऑल दैट। तो कलर्स बड़ा पॉपुलर चैनल हुआ करता था, तो उसके लिए मुझे बुलाया गया, एंड आई वाज ऑलरेडी गोइंग टू बी 70 ईयर्स एट दैट टाइम। फैबुलस फैबुलस। तो जो लड़की ने मुझे बुलाया उसने कहा सर आप कब आ रहे हैं, योर ऑडिशन इज अप्रूव। मैंने कहा मैं कब आ रहा हूँ या तू कब आ रही है यहाँ? बोली काहे के लिए? मैंने कहा मुझे रिकॉर्ड करने के लिए। बोले नहीं नहीं सर ये डेली सोप है, ये तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा, आपको यहाँ रिकॉर्डिंग करनी। मैंने कहा तो फिर मैं नहीं आता हूँ। बट माई सन, माई वाइफ एंड माई डॉटर इन लॉ दे सेड नहीं पापा आपको शौक है, आप चलिए मुंबई देखते हैं क्या है वहाँ। सो माई सन टुक मी देयर। अब जो लॉन्च होता है किसी सीरियल का या किसी फिल्म का, दैट्स ए गला पार्टी, बड़ी भारी आलीशान दावत होती है, बड़े बड़े चेहरे, उसमें सब बड़े बड़े स्टार सब आते हैं। तो मेरे बेटे ने देखा तो उसको भी लगा कि ये तो कुछ बड़ी चीज़ है। तो ही सेड कि चलिए आप रुकिए, एंड ही परचेज मी फ्लैट विद इन ए मंथ्स टाइम एंड आई स्टेड देयर। फिर वो जो मेरा स्टे बम्बई का रहा 5 साल, उस बम्बई के 5 साल के स्टे मैंने बहुत काम किया। मैंने डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म Z+, जो बहुत ही मशहूर फिल्म उनकी रही है, वो की। जो बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं जिनके जॉली LLB 1, जॉली LLB 2 आई, उनकी गुड्डू रंगीला फिल्म थी, वो मैंने की। कई सारे मैंने एड्स किए, होंडा मोटर बाइक का ऐड किया, अमिताभ बच्चन जी के साथ वो जो कौन बनेगा करोड़पति का ऐड है, जो जिसमें है कि यहाँ पैसे ही नहीं दिल भी जीते जाते हैं। वाह वाह वाह। तो वो ऐड मेरा बहुत पॉपुलर हुआ था, वो ऐड किया, बहुत सारे ऐड किए। बट आई वॉज मिसिंग माई फैमिली एंड माई थिएटर देयर, क्योंकि थिएटर कर पाना वहाँ संभव नहीं था। मैंने बहुत सारे डेली सोप्स भी किए। लोगों की बड़ी हसरत होती बालाजी में काम करने की, मुझे बालाजी का भी सीरियल मैंने किया। तो तब फिर मैं आई केम बैक और यहाँ पर आकर के मैंने थिएटर फिर से शुरू किया। थिएटर वाज योर फर्स्ट लव? थिएटर वाज माय फर्स्ट लव, क्योंकि मेरा मानना था कि थिएटर में जो आपकी क्रिएटिविटी जो रिफ्लेक्ट होती है,
जो काम आप थिएटर में करते हैं उसमें जो आप अपने, मेरा मानना है कि फिल्म वगैरह में एक्टर्स कंट्रीब्यूशन इज ओनली 30 to 35%, 65% कंट्रीब्यूशन इज ऑफ एडिटर एंड डायरेक्टर, लेकिन थिएटर में 90% कंट्रीब्यूशन आपका होता है। 10% जो डायरेक्टर ने आपको शुरू में बताया है वो है, फिर धीरे धीरे जो आप ग्रो करते हैं अपने एज एन एक्टर, वो काम देता है। तो थिएटर मैंने आकर के किया और ज़ोर शोर से शुरू किया, लेकिन उसकी वजह से हुआ ये कि मेरा नाम उनके सबके रजिस्टरों में दर्ज हो गया कि इस नाम का भी एक आदमी है जो कि, तो उसकी वजह से फिर बाद में मुझे बहुत सारी फिल्में मिली, अभी भी मिलती रहती हैं। अभी मेरे साथ एक लक और मैं कहूँगा कि एक मेरा अच्छा काम हुआ और इसके पहले कि उससे मेरा नाम फेड आउट हो दूसरा अच्छा काम मिल जाता है, दूसरा फेड आउट हो तीसरा अच्छा मिल जाता है। तो जैसे मैंने जब उड़ान शुरू किया तो उड़ान का नाम जब तक मैं खा पी रहा था तब तक ये इशकजादे आ गई, इशकजादे आई। उसके बाद में एक मेरी मराठी फिल्म है आठवण, वो मैंने रेणुका शाहने जी के साथ की थी, 10 मिनट की फिल्म है, वो मुझे मिल गई। वो है अल्जाइमर डिजीज के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं, वो यूट्यूब पे वो अवेलेबल है। क्या नाम, बहुत ज़्यादा, क्या नाम बताया आपने? उसका मराठी में नाम है आठवण। आठवण मीन्स मेमोरी। तो 10 मिनट की फिल्म है, दैट ऑल्सो गेव मी, उसको भी एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। उसके बाद में फिर मुझे मुक्ति भवन फिल्म मिली। मुक्ति भवन आप लोगों में से शायद बहुतों ने नहीं देखी हो, बिकॉज दिस वॉज नॉट ए कमर्शियल फिल्म। लेकिन मुक्ति भवन फिल्म जो बनी है, ये मुक्ति भवन के कॉन्सेप्ट पे बननी है जो मुक्ति धाम बनारस में होते हैं, उसका ऑन सेल्वेशन। जी जी। इस फिल्म में डायरेक्टर ने मुझे बहुत एडवांस में बुकिंग करके रखा कि ये फिल्म मैं जब भी शुरू करूंगा आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा। एंड दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ माय वर्क इन इशकजादे और सम लेटर वर्क विच आई डिड। उससे भी मेरा कोई ऑडिशन वगैरह नहीं लिया, जबकि आप बड़े काम के लिए बिना ऑडिशन के नहीं होता है। भाई अब अमिताभ बच्चन और ये सब स्टार्स जो हैं उनकी बात अलग है, बट अदरवाइज यूजुअली जो बड़े बड़े भी डायरेक्टर्स हैं वो कहते हैं आप सब मेरा ऑडिशन आप एक भेज दीजिए, क्योंकि उनके साथ में बहुत सारी चॉइस होती है। नहीं बिल्कुल। तो लेकिन इन्होंने भी मुझसे बिना ऑडिशन लिए मुझसे कहा कि साहब आपको मेरी फिल्म में काम करना है, और मुझे बुक करके रखा था। तो वो फिल्म को 30 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं और 3 नेशनल अवार्ड मिले। वाह वाह, फैबुलस। वो फिल्म 50 से ज़्यादा कंट्रीज में दिखाई गई है और उसका प्रीमियर वियना में हुआ था, और वहाँ प्रोड्यूसर ने मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी। 10 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन मिला था इस फिल्म। अरे वाह, दिस इज फैबुलस। और ये फिल्म जापान में 150 दिन चलाई गई। यहाँ ये फिल्म थिएटर हॉल में आई थी, उसके बाद दैनिक जागरण फेस्टिवल में दिखाई गई थी और उसको अवार्ड भी मिला था बाद में। लेकिन इस फिल्म की ने फिर मुझे बहुत पहचान दी। अब इसकी मेमोरी जब तक फेड आउट होती तो मुझे प्रकाश झा जी ने मुझे वेब सीरीज अपनी आश्रम दिलवा दी, जिसमें मैंने मुख्यमंत्री का रोल किया है। तो वो आश्रम ने भी मुझे बहुत पहचान दी, और आश्रम की वजह से मुझे कई फिल्मों में मुझे काम दिया गया कि तो एक पॉलिटिशियन का रोल कर सकते हैं, इनको बुलाया जा सकता है। तो वो मेरे कुछ अच्छे काम रहे। इस बीच में मैंने यहाँ नरेश सक्सेना जी हैं, बहुत ही मशहूर कवि हैं, और मेरा ख्याल है हिंदुस्तान का कोई अवार्ड ऐसा नहीं होगा जो उन्हें न मिला हो। उन्होंने 92 में एक फिल्म बनाई थी संबंध, वो एनवायरनमेंट के ऊपर थी, जिसमें कि जंगल ठेकेदार आता है जंगल काटने के लिए, तो जो हीरोइन है उसकी वो उसको घेर के खड़ी हो जाती कि पहले तू मुझे काटेगा उसके बाद पेड़ को काटेगा। उस फिल्म को भी नेशनल अवार्ड मिला था। उसमें मैंने जंगल ठेकेदार का रोल किया था। अच्छा। और उसमें मुझे नरेश जी ने बताया पहली बार कि भाई सब लोग पूछ रहे थे कि ठेकेदार का रोल किसने किया है, तो मैंने उनसे कहा क्या मैंने बहुत ख़राब किया था क्या? बोले नहीं, अच्छा किया था इसलिए वो पूछ रहा था। अब बम्बई में साहब कोई एडिटर 92 में पूछे किसी के बारे में, तो मेरा ख्याल है ये कॉम्प्लीमेंट ही समझा जाना चाहिए।
किस किस तरह के रोल्स आपने किए हैं, ज़रा उसके बारे में बताएंगे, और उनमें सबसे ज़्यादा जो आपको लगता है आज भी जिसमें सबसे ज़्यादा जोश था, सबसे ज़्यादा जो आपको पसंद है? देखिए, इस मामले में बहुत लकी रहा कि मैं चाहे थिएटर हो चाहे फिल्म्स हो, मैं टाइप्ड नहीं हो पाया। वो बात अलग है कि मैंने पॉलिटिशियंस के रोल ज़्यादा किए हैं, लेकिन मैंने बहुत अलग अलग रोल, अब जैसे इशक ज़ादे में ज़रूर पॉलिटिशियन है लेकिन बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर है उसका। बल्कि आपको मैं बताऊं, उस कैरेक्टर की वजह से अभी भी मुझसे बहुत से लोग मिलते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए या उससे, तो कहते हैं आप तो बड़े सादे आदमी हैं, लेकिन मुझे तो देख के बड़ा डर लगता था आपके पास आने के लिए। तो मैंने कहा भाई प्राण साहब इतने बड़े विलेन हुए हैं, बट ही वाज सो गुड पर्सन बाय हार्ट। नेगेटिव रोल्स करने में ज़्यादा टेक्निक और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि नहीं, मेरा ख्याल है देखिए रोल सब बराबर होते हैं, और अगर आपको दिया जाए चैलेंजिंग रोल है तो मेहनत सब में होती है। बहुत से रोल ऐसे होते हैं जिनमें कोई चैलेंजेस नहीं होते। जैसे मैंने एक फिल्म की, वो थी प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम था, अरे जिसमें मनमोहन सिंह अच्छा किरदार जिसमें उन्होंने किया है अपने हमारे अनुपम खेर जी ने, एक्सीडेंटल प्राइम। अब वो फिल्म मैंने शिवराज पाटिल जी का रोल कई जगह अदा किया है। जैसे मैंने उसमें किया है, एक फिल्म यहाँ बनी थी, दिमाग से नाम नहीं। जिसमें जॉन अब्राहम भी थे, नहीं परमाणु नहीं, वो लखनऊ में शूट हुई थी ये फिल्म, उसमें मैंने शिवराज पाटिल जी का रोल किया है। बहुत पॉपुलर फिल्म है, और उन्हीं डायरेक्टर की एक वेब सीरीज थी मुंबई डायरीज, उसमें मैंने शिवराज पाटिल जी का रोल किया है। इसमें मैंने शिवराज पाटिल का रोल किया है जो एक्सीडेंटल, बट देयर इज नथिंग टू डू। मेरी अपीयरेंस कई जगह है, 2-4 डायलॉग भी हैं, लेकिन कोई क्रिएटिव रोल नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि ये रोल ऐसा होगा, नहीं मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। मेरा मानना ये है शरद जी कि रोल चाहे छोटा हो, चाहे एक सीन का रोल हो, बट यू शुड एस्टैब्लिश योरसेल्फ। इम्पैक्ट अगर छोड़ता है तो इम्पैक्ट छोड़ता है। वो फिल्म डिमेंशिया नहीं है। आप बहुत मशहूर फिल्म है वो। अभी उसका पार्ट 2 आया है। यस, अजय देवगन वाली फिल्म ना, अजय देवगन वाली वो फिल्म पार्ट 2 अभी जिसका रेड में मैंने फाइनेंस मिनिस्टर का रोल किया, नहीं दूसरी है जॉन के साथ, इब्राहिम के साथ, मद्रास कैफे नहीं, एनीबडी कुछ कह रहे हैं चंद्रशेखर, वो उसमें जॉन अब्राहम, हाँ वो उस पे फिल्म बनी है, वो जो कांड हुआ था बाटला हाउस, बाटला हाउस, तो उसमें एक ही सीन है मेरा जॉन अब्राहम के साथ शिवराज पाटिल का। और वैसे ही वो जो उसको कहता है कि यार भाई सबको ले करके चलो, तुम तो मरवा दोगे हमें, गवर्नमेंट कि खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से मुझे रोल भले ही बहुत लंबे न हो, लेकिन रोल्स मुझे वो दिए गए जो कि एक्टिंग डिमांड करते थे या थोड़ा मुझे करने का मौका दे सकते थे, और मैं वो रोल पसंद भी करता हूँ। सबसे ज़्यादा कौन सा रोल है जो और किस फिल्म में है जिसको आप समझते हैं कि बेस्ट आप उसमें कर पाए? नहीं, जाहिर है कि दैट वे तो इशकजादे ही अभी तक की सबसे बढ़िया फिल्म में मानता हूँ। बाकी मैंने मुल्क में भी रोल किया, मुल्क में भी अच्छा किरदार था मेरा। अभी और एक ZEE5 पे एक फिल्म आती है राउतू का राज, उससे मैंने होम मिनिस्टर का रोल किया है, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। अभी एक चतुर नार आई थी, उसमें मैंने एक ऐसे ही रोल किया, एक आदमी जो सड़क छाप आदमी है उसका रोल किया। तो रोल मुझे वैरायटी मिले, और मैंने कोशिश की कि हर एक को मैं अपनी क्षमता से जो बढ़िया से बढ़िया कर सकता हूँ करूँ मैं। सबसे वन लास्ट थिंग कि कौन सी चीज़ आज की डेट में आपको अभी भी कंपेयरिंग बिटवीन थिएटर एंड फिल्म्स एंड साइंस,
इनमें सबसे ज़्यादा आपको जो अंदर से खुशी देता है, जो satisfaction- थिएटर नो डाउट, या थिएटर। देखिए मैं आपको थिएटर बताऊं, आई एम 83 नाउ, और अभी भी मुझसे आप रोल करा लीजिए कि साहब कल प्ले करना है, वहाँ से रिहर्सल करनी, मैं फ़ौरन खड़ा हो जाता हूँ। वाह वाह। इधर इत्तेफाक से मैं आपको बताऊं, मैंने 2 दिसंबर को मेरा एक नया नाटक हुआ विच वॉज माई 100th प्ले। हाँ, अभी वो देखा था हम लोगों ने। अच्छा। हमने देखा, कई लोगों ने मेरा ख्याल देखा होगा। और 2 दिसंबर को मैंने नाटक किया। फिर अभी गोपाल जी ने जिस नाटक का जिक्र किया, ये 22 दिसंबर को था। 28 दिसंबर मैंने बम्बई में नाटक किया, आखिरी वसंत। मैंने 5 फरवरी को मैंने दिल्ली में नाटक किया, ये डैडी। उसके बाद वही प्ले मैंने 18 फरवरी को भोपाल में किया। अभी कल मेरा प्ले डैडी फिर से लखनऊ में हुआ। अभी 27 मार्च को मेरा प्ले डैडी चंडीगढ़ में है। 30 मार्च को मेरा प्ले आखिरी वसंत मुजफ्फरपुर में है, और 1 अप्रैल को मेरा प्ले डैडी फिर से लखनऊ में है। माशाल्लाह, ये तो इनक्रेडिबल वाकई में। इससे तो थिएटर मुझे इंस्पिरेशन देता है, थिएटर मुझे एनर्जी देता है। मेरे साथी जो होते हैं वो सब मुझे मदद करते हैं। सो आई रियली लव थिएटर। नहीं, रियली और कई बार ऐसा हुआ है कि थिएटर की वजह से मैंने फिल्में छोड़ी भी हैं। कम से कम 3 बार ऐसा हुआ है कि उनका मैंने कहा नहीं, मेरा तो साहब थिएटर का शेड्यूल लगा हुआ है, तो आई कैन नॉट डू। ग्रेट, जस्ट ग्रेट। और आई एम श्योर जो है हमारे सारे मेंबर्स जो आज मौजूद हैं, वो सब की तरफ से आपको मेरे ख्याल यही दुआएं देंगे कि आप आगे और हम आपके थिएटर आपका और सुने और देखें। एंड आई एम श्योर जिस तरीके का आपका पोटेंशियल है और जिस तरह यू आर लव्ड बाय द डायरेक्टर्स एंड द फिल्म वर्ल्ड, आपको फिल्म्स भी मिलेंगी। मैं थोड़ा साइंस के बारे में बता दूं, साइंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई कि साइंस में भी जैसे मैंने काम किया। बाद में मैंने आई वॉज पुट ऑन ए प्रोजेक्ट ऑन डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ पे मैंने काफ़ी काम किया और मेरे पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए। और उसमें मैंने एक मोनोग्राफ लिखा अपने डायरेक्टर प्रोफेसर धवन के साथ, विच वॉज पब्लिश बाई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, विच इज़ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी को जो कंट्रोल करती है। और इसके अलावा आई वॉज मेड को-कोऑर्डिनेटर ऑफ ए डायबिटीज़ प्रोजेक्ट। माइक चेंज कर लीजिए। अच्छा, गड़बड़। डायबिटीज़ प्रोजेक्ट पे को-कोऑर्डिनेटर था मैं, क्योंकि डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर होता है। जो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी है नोवो नॉर्डिस्क, डेनमार्क की कंपनी है, जो कि डायबिटीज़ में दे आर द पायनियर्स। तो उनके साथ एक प्रोजेक्ट हम लोगों को मिली, उसका आई वॉज को-कोऑर्डिनेटर। वो प्रोजेक्ट 6 महीने के लिए। हेलो हेलो। वो प्रोजेक्ट फिर 5 साल चली और 1 साल के लिए मुझे CDRI ने एक्सटेंशन दिया फॉर दैट प्रोजेक्ट। और उसके सिलसिले में हम लोग हर साल हम लोग डेनमार्क जाते थे और उनसे कोलैबोरेट करते थे। तो और मुझे इत्तेफाक से यूपी संगीत नाटक एकेडमी की फेलोशिप मिली है, तो मुझे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस की भी फेलोशिप मुझे मिली हुई है। कमाल है, कमाल है। मतलब दोनों हर चीज़ में आपने एक्सेल किया है। और आपके तो मेरा ख्याल डायबिटीज़ के प्रोजेक्ट में ये भी ऐड हो जाना चाहिए कि आपकी फिल्म्स और आपके थिएटर देख करके मेरा ख्याल आधी बीमारी लोगों की उससे भी ठीक हो जाती होगी। बहुत इसका एक मज़ा तो होता था जब उड़ान के बाद में मैं जाता था, हम लोगों की मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस बाहर होती थी, तो हम उसमें पेपर प्रेजेंट करने जाते थे, अपने स्टूडेंट्स को लेकर के जाते थे। तो वहाँ लोगों को यकीन नहीं होता था कि यही उड़ान के बशीर अहमद हैं। वाह वाह। नहीं, अभी भी जिस तरीके से आप कर रहे हैं अद्भुत है। और हमें याद है वो 100 प्ले आपका जब हुआ है तो लोगों को यकीन नहीं था कि आप इस एज के हैं। तो एज इज जस्ट, यू हैव प्रूव्ड दैट एज इज जस्ट अ नंबर। और आई एम श्योर इस तरीके से आप और आगे अभी हम आपको 100 तक देखेंगे हम करते हुए। मैं सर ऐड करना चाहूँगा, प्लेस तो मेरे 100 हुए हैं, लेकिन शोज मेरे लगभग 1000 से ऊपर हो चुके हैं। फैबुलस, फैबुलस, फैबुलस। बहुत आज मेरी मेमोरेबल शाम रही है।
थैंक्स टू यू, आपने आज इसको इसमें जो और जिस तरीके से आई एम श्योर लोगों को जिज्ञासा थी जानने की, वो आज आपके मुंह से सुन करके लोगों को बेहद खुशी हुई होगी। वी आर रियली, वी आर ऑल ऑन बिहाफ ऑफ द क्लब ऑफ लखनऊ, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। मैं बहुत ही अपने को कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे इतनी पेशेंटली सुना, इतना टाइम दिया और मुझे यहाँ पर बुलाया, इतना मेरा सम्मान किया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहें तो आई विल रादर वेलकम। हाँ प्लीज। हमारे गुलाटी साहब की बहुत बधाई हो आपको, पहले भी दे चुका हूँ। ये आपकी यहूदी की लड़की बहुत पसंद है, तो अगर आपको कोई जायदाद याद हो बताइए। अच्छा है। और उसके एक मिनट गुलाटी साहब एक मिनट। ऐसा है, अर्जुन पांडे जी को बहुत ज़रूरी काम से निकलना है, पहले कहा था, तो वो आप लोगों से लीव ले रहे हैं, बाकी वार्ता चलती रहेगी। तो अच्छा सर, थैंक यू। शुक्रिया। मैं कहना चाहूँगा कि अनूप चंद जी हमारे डायरेक्टर कल्चरल अफेयर्स रहे हैं और उनके ज़माने में हमें कल्चरल डिपार्टमेंट से भी बहुत प्रमोशन मिला। सो आई लाइक टू थैंक हिम थैंक यू। ऑल्सो। आप कमला के बारे में भूल गए, कमला के बारे में भी बताइए जो हाउसफुल जाता था। इनफैक्ट इस फिल्म के अलावा अगर कोई और इंटरेस्टिंग डायलॉग हो जो आप सुनाना चाहें तो आई एम श्योर। लड़की हाँ, यहूदी की लड़की का तो आपने बोला ही, इसके अलावा भी देखिए, फिल्म के डायलॉग तो ऐसे होते हैं कि अभी आपको स्क्रिप्ट मिलती है, उसी समय आप उसको याद करते हैं और जितनी तेज़ी से वो याद होते हैं उतनी तेज़ी से ही वो भूल जाते हैं। नाटकों की रिहर्सल हम लोग एक एक महीने करते हैं। जैसे डैडी प्ले की रिहर्सल सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी ने डायरेक्ट किया है। सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी हमारे देश के प्रतिष्ठित निर्देशकों में से हैं, जिन्होंने फॉरेन में भी इंडियन थिएटर को इस्टेब्लिश किया है। उनका किया हुआ भगवत अज्जुकीयम एक नाटक है, उसको उन्होंने कई जगह विदेश में भी किया है। विदेशों में भी उनको नाटकों को डायरेक्ट करने के लिए बुलाया गया है। तो इत्तेफाक से मैंने सूर्यमोहन जी के साथ पहले भी एक प्ले किया था, उत्पल दत्त जी का लिखा हुआ सूर्य शिकार, बट दैट वाज एज अर्ली एज 1989। उसके बाद में उन्होंने भी काफ़ी ग्रो किया और वो नेशनल रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टर हो गए। उनको भी संगीत नाटक एकेडमी का पुरस्कार मिला हुआ है, जो कि हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है थिएटर में। तो उनके डायरेक्शन में मुझे काम किया। इसकी रिहर्सल हम लोगों ने 2.5 महीने की, क्योंकि प्ले की एक डिमेंशिया पेशेंट की लाइफ है, तो एक तो डिमेंशिया का कैरेक्टर समझने में मुझे बहुत टाइम मिला। जैसे मैंने बताया, मैंने अल्जाइमर पे भी एक फिल्म की है, बट अल्जाइमर इज डिफरेंट फ्रॉम डिमेंशिया। अल्जाइमर इज प्रोबेबली द एक्सट्रीम स्टेज ऑफ डिमेंशिया। तो उसकी वजह से तो थिएटर के डायलॉग तो याद रहते हैं, फिल्म के डायलॉग जितनी तेज़ी से निकलते हैं, बल्कि होता ये है कि अक्सर क्या होता है कि आपका शॉट हो गया। थिएटर का कोई जो डायलॉग आपको सबसे ज्यादा मूव किया हो या आपको थिएटर का? हाँ हाँ जी आप। तो यहूदी की लड़की की ख्वाहिश है भाई। मैं गुलाटी साहब को मना नहीं, इनको वही तो मैं कहने जा रहा था कि अगर उनकी मदद लेनी हो तो मैं उनको यहाँ बुला लेता हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं एक डायलॉग याद करने के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। ये बात बिल्कुल सही है कि शुरू में मुझे पूरे डायलॉग्स याद हो जाते थे, पूरी किताब याद हो जाती थी। मुझे याद है प्रमोद बालाजी, आप सब लोग जानते होंगे, प्रमोद बालाजी जो बीवी नातियों वाली में बीवी का रोल करती थी। मैं एक प्ले में उनके साथ रोल कर रहा था, 1967 की बात है, 1967, और उसमें मैं हीरो का रोल कर रहा था। प्रमोद जी को आना था, अब वो आई नहीं रही थी। अब मैं कब तक डायलॉग इम्प्रोवाइज करूं अपनी पत्नी के साथ जो मेरी बनी हुई थी। फिर मैं उनको लिटरली हाथ पकड़ करके लाया बाहर जा करके और ऐसे इम्प्रोवाइज किया कि जैसे इट वाज पार्ट ऑफ इट। बाद में मुझ पे बहुत नाराज हुई, अनिल मुझे क्यों घसीट करके ले गए, मेरा डायलॉग नहीं था। मैंने कहा प्रमोद जी, जहाँ तक मुझे याद है आपका डायलॉग, अरे मैं तो स्क्रिप्ट लेके बैठी हुई हूँ। अब मुझे लगा कि इतनी, प्रमोद जी उस समय बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, मैं तो बिल्कुल नया था, तो मैं भी घबराया। तो मैंने कहा अच्छा क्या स्क्रिप्ट देखें? तो स्क्रिप्ट देखा तो कहने अरे अनिल सॉरी, वो पंखा चल रहा था, मेरा पेज उड़ गया था। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, उस समय मुझे पूरी स्क्रिप्ट याद हो जाती थी। लेकिन अब
इस एज पे मुझे स्क्रिप्ट नहीं याद होती, और पिछले कम से कम 15 साल से मेरी पत्नी है जो कि मुझे लिटरली डायलॉग्स याद कराती हैं। ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है कि पूरी स्क्रिप्ट को लेकर के को एक्टर्स के डायलॉग बोलना, उसके साथ में आपको अपने डायलॉग याद करना। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बट शी इज ऑल्सो रिटायर्ड नाउ, शी गिव्स मी एनफ टाइम। नहीं, बट शी इज नॉट टायर्ड, शी मे बी रिटायर्ड, शी इज नॉट टायर्ड। और ये वो उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वाकई में अर्धांगिनी है। ये बिल्कुल सही बात है कि इस एज पे डायलॉग याद करना बहुत मुश्किल होता है। डायलॉग से नाम नहीं याद रहते हैं, चेहरे नहीं याद रहते हैं, तो डायलॉग जो लंबे लंबे हों तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं एक यहूदी की लड़की का ही डायलॉग सुना देता हूँ। ये इस पे माइक लग सकता है क्या? अच्छा चलिए जो यहाँ रख के बोलता हूँ। उसमें सिचुएशन ये है कि वो थोड़ा ये पकड़ा हम ले लेते। नहीं नहीं इतना ठीक, ये ठीक रहेगा। वो इसलिए मैं यहूदी की लड़की पसंद की है कि वो पारसी स्टाइल का प्ले है, और पारसी स्टाइल के प्ले में थोड़ा डायलॉग्स वगैरह थोड़े एग्जेजरेटेड वगैरह हुआ करते थे। ये प्ले जो मैंने किया था, डॉक्टर साहब ये माइक दे रहे हैं, उसे बोलिएगा। अच्छा 79 में ये प्ले अनुपम खेर, ये रोल अनुपम खेर जी कर रहे थे। अनुपम खेर जी को आप सब लोग जानते होंगे, वो यहीं लखनऊ में थे और भारतीय नाट्य अकेडमी में। तो थपलियाल जी ने मुझसे कहा कि मुझे अनुपम खेर दे दो तो मैं नाटक कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं हो सकता है नाटक। मैं ड्रामा सेक्शन गया, खेर साहब भी मेरी तरह ड्रामा आर्टिस्ट थे, वहाँ मिल गए, मैंने उनको बुला लिया और वो साहब ये रोल कर रहे थे, मैं ब्रूटस का रोल कर रहा था, जो ईसाई पादरी होता है, जो रोमन प्रीस्ट था उस समय, उसका रोल कर रहा था। इत्तेफाक से 15 दिन के बाद खेर साहब को बम्बई से बड़ा सा ऑफर मिल गया। बोले अनिल जी मुझे तो बम्बई जाना है, अब तो मैं रोल नहीं कर पाऊंगा। तो जाहिर है कि उस समय आप सोचिए 79 में बम्बई से कोई बड़ा ऑफर किसी को मिले तो कौन नहीं उसको अवेल करना चाहेगा। तो वो चले गए वो, और फिर थपलियाल जी ने वो रोल मुझे दिया। तो जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ इसकी एक एक लाइन मुझे थपलियाल जी ने कराई है, एंड वॉट एवर आई एम स्पीकिंग इज हिज लैंग्वेज एंड हिज स्टाइल विच ही हैज टॉट मी बाय 1-to-1 रिहर्सल। हम लोग एक एक करके बैठते थे और वो मुझे एक एक लाइन बताते थे थपलियाल जी। सो क्रेडिट अगर इसका कोई है तो थपलियाल जी को, डिसक्रेडिट है तो मुझे। हेलो ठीक है ये हेलो, नहीं आप आवाज़ आ रही, अब ठीक है, हेलो हाँ ठीक हेलो। तो इसमें सिचुएशन ये है कि जो आप जानते हैं रोमन्स का और ज्यूज का झगड़ा हमेशा चला रहा है। तो रोमन प्रीस्ट जो है एक यहूदी की लड़की को खौलते तेल के कढ़ाव में डलवा देता है, इस वजह से कि उसने जब उसका जुलूस जा रहा था तो उसने उसको सलाम नहीं किया। तो वो जा कर के बदला लेने के लिए यहूदी की जो उस रोमन सरदार की जो प्रीस्ट था उसकी बच्ची को उठा लाता है उस समय जबकि रोम में आग लगी हुई थी। वो कह रहे थे व्हेन रोम वाज बर्निंग एंड ही वाज फेडलिंग, यू सी। हाँ, तो उस समय का एक वाकया है कि वो रोमन प्रिंस जो है वो इस लड़की से इश्क करता है और एक यहूदी के गार्ब में, लेकिन जब पता लगता है कि ये तो रोमन है तो वो उसका बाप उससे कहता है यहूदी कि भाई तुम या तो अपना मज़हब बदलो और नहीं तो शादी नहीं हो सकती है। तो कहता है मैं जान दे सकता हूँ, ईमान नहीं दे सकता हूँ। तो कोर्ट में पेशी होती है और जाहिर है कि भाई प्रिंस को कैसे गुनहगार ठहराया जाएगा, गुनहगार उसी लड़की को ठहराया जाता है जो यहूदी की लड़की थी। तो उसको उस समय सज़ा ये होती थी तेल के खौलते हुए कढ़ाव में डाल दो इसको। तो जब उसको वो वाकया होता है तो यहूदी उसको बताता है, उसे कहता है कि मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। नहीं बात हो रही है इस वाले में नहीं, आगे ले। वो बताता है यहूदी जब उसको सज़ा दी जाती है तो रोमन सरदार से कहता है तू याद कर तेरी भी एक बच्ची थी। तो कहता हाँ।
तुझे ये वाकया कैसे याद है? तो कहता है मैं तेरी ज़िंदगी के हर वाकया को जानता हूँ, तुम ही हो जिसने हम लोगों पर जुल्म किए हैं। तो जब वो कहता है कि इसको डाल दिया जाए तो वो उसको बताता है कि तेरी बच्ची अभी जिंदा है। तो कहता है कहाँ है? तो कहता है नहीं बता सकता। किसने पाला? नहीं बता सकता। किसने बड़ा किया? नहीं बता सकता। तो कहता है अच्छा, तो मैं ब्रूटस और यहूदी में दोनों डायलॉग आपको सुनाता हूँ। अच्छा नहीं तो ना सही, चला दो, फूंक दो, झगड़ा ही सारा पाक कर डालो, शजर के साथ ही इसका सबर भी खाक कर डालो, रखो इसको भी वही जिस जगह ये आप रहे, अब इस जमीन पे बेटी रहे न बाप रहे। अच्छा बताता हूं, मगर एक शर्त पर, जब मैं तमाम राज जाहिर कर दूं तो इस लड़की को आग के शोलों में झोंक दिया जाए और मुझ मुब्तलाए गम के सीने में भी आबदार खंजर भोंक दिया जाए। मंजूर है? बता। अच्छा तो सुन, रोमा की आतिशज़दगी से 2 बरस पेशतर का वाकया है कि तूने मैं सलाम न करने के जुर्म में मेरी शीर ख्वार बच्ची को जिंदा आग के तंदूर में डाल दिया था। मगर ओ जालिम खूंखार रोमन, उस वक्त जब रोमा के गली कूचों में नेज़े की आग से जलजला अंगेज तलातुम बरपा था, मैं तेरे घर की छत पर चढ़ा और तेरी शीर ख्वार बच्ची को, जो अपनी मुर्दा माँ के सीने से लगी हुई आग की गर्मी से बिलख रही थी, उठा लिया और अपनी औलाद बनाकर पाला। तूने, ऐ मजलूम यहूदी, तूने? हाँ मैंने, एक मजलूम और कंगाल यहूदी ने, जिसकी मजलूम और बेजुबान बच्ची को तूने आग के तंदूर में जलाया, उसने तेरी मजलूम शीर ख्वार बच्ची को तबाहकुन शोलों की लपटों से बचाया। सितमगरी से चमन मेरा पाए माल किया। कसाई, तूने मेरे खून को हलाल किया। सलूक मेरा गरेबा में डाल मुंह और दे कि तेरी बच्ची को है सींच कर निहाल किया। आई थिंक इसका हमें, इसमें तो हमें स्टैंडिंग ओवेशन इनके लिए देना चाहिए, बिकॉज इससे दिस इज रिमार्केबल। जिंदगी भर हम लोग को याद रहेगा। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मेरा नाटक डैडी है, इस नाटक को मैं अपने यहूदी की लड़की नाटक से भी बढ़िया नाटक मानता हूँ। हमारी सुनीता जी ने वो नाटक देखा हुआ है, डैडी, और उन्होंने उस पर कमेंट भी बहुत अच्छा लिखा था। ये नाटक इत्तेफाक से वैसे तो अभी कल हुआ है संत गाडगे जी प्रेक्षागृह में, लेकिन ये नाटक भारतीय नाट्य अकेडमी एक फेस्टिवल कर रही है। वो वहाँ पर भारतीय नाट्य अकेडमी के BM शाह ऑडिटोरियम में ये नाटक 1 अप्रैल को शाम को 7 बजे से हो रहा है। तो मैं गोपाल जी को इसकी इत्तला दे दूंगा। वहाँ पर वैसे तो एंट्री फ्री होगी या शायद 100 रुपये उसका बुक माई शो से टिकट होगा मैक्सिमम। एक क्वेश्चन बस मेरा जी।
घर में जब आप प्रैक्टिस करते हैं, मैं भाभी से भी पूछ रही हूँ, तो कैसा माहौल होता है घर में जब चलती है प्रैक्टिस? नहीं। एक अगर आप लोग थोड़ा सा नहीं देखिए, ये आप थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, इनके पास मेरी स्क्रिप्ट होती है और जाहिर है कि ये जो दूसरों का डायलॉग होता है, अच्छा जैन जी बैठे हुए हैं तो जो दूसरे का डायलॉग होता है तो ये कोशिश करती है कि वैसे ही बोल करके मुझे बताएं लेकिन जाहिर है कि भाई शी इज़ नॉट एन एक्ट्रेस, लेकिन इनकी बिना सपोर्ट के ये बिल्कुल फैक्ट है कि मैं नहीं कर सकता हूँ थिएटर। कम से कम पिछले 10-12 साल से वो थिएटर इन्हीं की वजह से हो। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके घर का कितना खूबसूरत माहौल होता होगा जब आप प्रैक्टिस करते तो होंगे। देखिए, जैसे डैडी प्ले है, डैडी प्ले जैन जी ने देखा, सुनीता जी ने देखा है, 1.5 घंटे का प्ले है जिसमें कैरेक्टर्स तो 6 हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मेरा किरदार कम से कम उसमें 35-40 मिनट का डायलॉग्स का तो है। या अभी मैंने एक प्ले बियॉन्ड द कर्टन किया था, 1 घंटे 10 मिनट का प्ले था, ऑलमोस्ट घंटा भर डायलॉग्स मेरे ही थे। तो एट दिस एज इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मग अप द लाइन एंड आई कैनॉट डू इट विदाउट हर सपोर्ट, दैट्स वेरी ट्रू। So I चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका आभार कि आप यहाँ आए और आपने अपनी जो आपका अपना एक सामर्थ्य है अभिनय का, और आपने जो डायलॉग्स है, कितना पुराना प्ले है और कितनी आपने अच्छे तरीके से उसका उसको, पहला शो 79 में हुआ था और लास्ट शो 2010 में हुआ था। और 2010 में जो इन्होंने रिपीट किया था, मेरा सौभाग्य है कि उसकी लाइट्स मैंने करी थी और वो मैंने दौर देखा है। वाकई में डॉक्टर साहब जिस तरह से रिहर्सल में बिल्कुल डिसिप्लिन्ड, और अक्सर होता है लोग कि बहुत लाइट लेते हैं, डॉक्टर साहब घर में तो भाभी कराती हैं उनको रिहर्सल, जब रिहर्सल प्लेस पे आते हैं तो इनका कहना ये है कि कोई गपशप नहीं, सिर्फ रिहर्सल, और रिहर्सल भी बड़ी बारीकी के साथ करते हैं। तो जो कुछ आज ये हैं डॉक्टर साहब, उसमें इनकी बड़ी मेहनत है, बड़ा कमिटमेंट है, और अगर वो कमिटमेंट नहीं होता तो पद्मश्री जो मिला आपने जितनी खूबसूरती से यहाँ पर डायलॉग किए हैं यहूदी की लड़की के, वो इनकी हिस्ट्रोनॉमिक्स को शो करता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार, और शरद जी का भी बहुत बहुत आभार जो आपके अंदर से इतना कुछ इन्होंने निकलवाया। मैं अतुल गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि आज शरद जी ने अच्छा काम किया है, हमारी तरफ से उनको कुछ शरद जी ने वाकई वो भी अच्छे काम थे, लेकिन आज आपने स्पेशल काम किया। आज जो है इधर सर इधर इतनी अच्छी चीजें निकलवाई अपने समाज के द्वारा, वाकई और डॉक्टर साहब पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और शरद जी का भी कि बहुत अच्छी तरीके से जो भी वार्ता दोनों की थी और डॉक्टर साहब के जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन रहा है, उनकी यात्रा रही है, उसको हम सब लोग जान सके, समझ सके। हाँ जी, अतुल गुप्ता साहब कुछ कहेंगे? अनिल जी, एक ऑब्जर्वेशन अनिल जी मैं करना चाह रहा था कि आप से वार्ता सुन के मुझे लगा कि आज भी जो है पद्मा अवार्ड्स की इज्जत है। वाकई में एक अच्छे जो डिज़र्व करता है उसको दिया गया है, बहुत अच्छी बात है ये। मतलब मुझे मालूम है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिफारिश से हुआ करता था, लेकिन आज जो आपने अपनी बात रखी है और जो इतने साल बाद डायलॉग आपने दिए, वो लगता है कि वाकई में यू डिजर्व्ड मोर देन वेल, थैंक यू। हम लोग बिल्कुल टाइम से हैं। मुझे लगता है शायद डॉक्टर साहब से बात करने का भी मन तो नहीं भरा होगा, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं क्योंकि काउंटर इंतज़ार कर रहा है। जो लोग पीना चाहते हैं
दोनों तरह का इंतज़ाम है, दारू भी है, शारू भी है। हमारे कहाँ गए साहब? सर आपका भी इंतज़ाम है। मतलब बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी कि खाली कॉकटेल का मतलब सिर्फ लोग दारू से लगाते हैं, लेकिन हमारा मतलब है कॉकटेल वाकई में कॉकटेल है। आपको पानी भी मिलेगा और भी कुछ मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा, और उसके बाद खाना भी तैयार है। और अगर आप लोग कुछ और बात करना चाहते हो तो थोड़ा टाइम आप लोग ले सकते हैं, 5-10 मिनट का। कोई कुछ होली के मौके पर कोई बात करना चाहे तो अब इसके बाद होली भी इन्हीं से सुनी हुई। हमने डॉक्टर साहब को गाना गाते तो नहीं सुना अभी तक। डॉक्टर साहब को भाभी जी बताइए, नहीं आता। वरना तो होली भी सुन ली जाती डॉक्टर साहब से। तो दर्पण एक बहुत अच्छी संस्था है। तो आज हम लोग अपनी बात को ख़त्म करें। हमारे बीच में हमारे जयेश मिश्रा साहब हैं। मैं सोचता हूँ आज का समापन आपकी कोई संक्षिप्त में आप कुछ कहना चाहें। होली का मौका है, डॉक्टर रस्तोगी जी को आज हम लोगों ने सम्मानित किया है। आइए सर, तो आपकी बातचीत हम लोग सुनते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने अपने जो हमारा वहाँ पे गंतव्य है वहाँ पहुँचेंगे हम लोग। तो ठीक सुना दीजिए। मेरा ख्याल है कि यहूदी की लड़की नाटक का नाम मैंने बहुत सुना था, लेकिन जिस तरह से डायलॉग आपने बोले हैं उससे रस्तोगी साहब को हम सभी जानते हैं कि वो यहाँ के थिएटर के ही नहीं, आप लोग लखनऊ की बात करते हैं। मेरा तो ख्याल है कि थिएटर के क्षेत्र में हिंदुस्तान के वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक उनकी अपनी जगह है, और वो उन्होंने बहुत ही तपस्या, त्याग, बलिदान और कठोर परिश्रम से प्राप्त किया है। मैं उनके लिए अपना कोई गीत आज नहीं सुनाऊंगा। मैं 6 लाइनें हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शायर की पंक्तियां हैं, मैं उनके लिए उनके प्रति समर्पित करता हूं, जो उनकी लाइफ रही है। कितने लोग थिएटर में आए हैं उनकी प्रेरणा से, कुछ उनको देख करके, कुछ उनकी मदद से, कुछ उनके जैसा होने या उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आए हैं। ये मुझे पंक्तियाँ बहुत ही पसंद हैं बहुत वर्षों से, और मैं कभी कभी इनका उपयोग करता हूँ जहाँ सुपात्र व्यक्ति के लिए कहना होता है। वो ये है रस्तोगी साहब कि हम वक्त के सीने में कुछ शम्मा जला जाएं, हम वक्त के सीने में एक शम्मा जला जाएं, सोई हुई राहों के जर्रों को जगा जाएं, कुछ रंग जमा जाएं, कुछ रंग उड़ा जाएं, इस दश्त को हम नगमों से गुलजार बना जाएं, जिस सिमत से हम गुजरें कुछ फूल खिला जाएं, जिस रास्ते से हम गुजरें कुछ फूल खिला जाए। नए थिएटर वाले लोगों के लिए रस्तोगी साहब की तरफ से 2 पंक्तियां और हैं, वो ये हैं कि आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। गुप्ता साहब ने भी एक बात कही कि ऐसा लगता है कि पद्मा अवार्ड जो है, जो एक जनरल इम्प्रेशन हम लोग प्रशासन में, हम लोगों को मालूम है बदलों की, हम लोग सिफारिशें भी कई बार करते हैं, कई बार किसी और से सिफारिश करने के लिए कहते हैं, और कई बार देखते हैं कि क्या होता है होम मिनिस्ट्री में, कि ये जो मेरिट की बात है, ये ऐसा लगता है दरअसल उन सारे अदर अवार्ड्स को प्रूव करने के लिए नहीं, हम मेरिट पर भी देते हैं। ये अवार्ड डॉक्टर रस्तोगी साहब को मिला गया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। 2 लाइनें जो मैं कहने जा रहा था वो ये थी कि आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे कि जानो दिल ताउम्र फिर न कोई हंसी ख्वाब बुन सके। तो लखनऊ के थिएटर लोग प्रेमियों को ये चाहिए कि रस्तोगी साहब से जो भी टिप्स ले सकते हैं लें, और मेरी क्लब ऑफ लखनऊ से ये गुजारिश होगी कि इनके और भी प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किए जाएं, ताकि हम इनके व्यक्तित्व के जो और भी कई पहलू हैं उनसे अवगत हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। तो इसी के साथ हम आज का ये जो हम लोगों ने आज मीटिंग रखी है, अपनी गेट टुगेदर रखा है, इसको यहीं पर पड़ाव देते हैं। अंत तो खाने के साथ होगा। अब आप लोग गपशप के लिए समय है आपके पास, आपस में मिलिए जुलिए, खाइए पीजिए और मौज करिए। अगली मीटिंग के लिए आप सबसे हम इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।